ओके चलो, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, या फिर कहिए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एरा। एरा का मतलब फर्स्ट बुक में जितना कुछ पढ़ा है ना, वो सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कहीं ना कहीं देखा होगा ये डायग्राम, हाँ नहीं देखा? एनीवे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अब पढ़ा क्या क्या है अभी हमने? सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट, राइट? ध्यान दो, चलो इधर भाई देखो, काफी मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, काफी इंफॉर्मेटिव भी है ये चैप्टर। कुछ साइंटिस्ट के बीच का भी कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट हुए, उसी को मिला करके फाइनली ये चैप्टर बनाया गया बेसिकली। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सारे लॉज पढ़े, ठीक है, जहां पर गॉस लॉ काफी फेमस लॉज था, वहां पढ़ा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में कई सारे लॉ पढ़े, ओम्स लॉ वगैरह सब याद होगा, किरचॉफ्स लॉ है, ये सब लॉ है। फिर वापस आए हम लोग मैग्नेटिज्म में, ठीक है। मैग्नेटिज्म में हमने ये देखा कि भाई अगर किसी वायर में अगर करंट देते हैं तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, राइट? ये देखा हमने। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग कंडक्टर ही नहीं बनाता, एक मैग्नेट भी बनाता है। सो मैग्नेटिज्म बनाने के लिए एक मैग्नेट भी बना सकता है और एक वायर जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है वो भी बना सकता है। यहां तक हमने देखा था। फिर अगले चैप्टर में उस मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहा है, वो मटेरियल जो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है और साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ाता है, कम करता है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ाता है, वो सारा चीज हमने देखा। फिर ईएमआई देखा, ठीक है। ईएमआई क्या कहता है कि अगर आपने फ्लक्स चेंज करा और वहां पे चार्जेस हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा, ठीक है, मतलब ईएमएफ जनरेट होगा बाई चेंजिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से बेसिकली फ्लक्स का मतलब है। जब कैलकुलेशन आता है तो d/dt की बात करते हैं, मतलब फ्लक्स चेंज की बात करते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एक लाइन की तरह दिखाते हैं ना, जो विजुअल एक तरह से देता है, उसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको फाई से डिनोट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अगर ये फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बनना वहां पर, ठीक है। और ईएमएफ प्रोड्यूस का मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर। ये सब कुछ पढ़ा। ये किसने दिया था? ये फैराडे ने दिया था। फिर लेंज ने लॉ दिया कि ये बनेगा तो कैसे बनेगा। तो ये जो बनने वाला होगा ईएमआई के थ्रू, वो इस तरह से बनेगा कि जो बना रहा है उसको वो अपोज करेगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो जो बनने वाला है उसके अंदर इंड्यूस होकर के वो उसको कम करने की कोशिश करेगा, और अगर कम हो रहा है तो उसको क्या करेगा? वो बढ़ाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर देखा। फिर उसके बाद इन सबको मिला करके जब इसमें ये देखा गया कि भाई इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बना भी सकते हैं। फिर वहां पे बनाते बनाते जनरेटर बन गया। जनरेटर में क्या देखा कि आपका ईएमएफ भी वेरिएबल ईएमएफ मिल रहा है, वेरिएबल ईएमएफ मिल रहा है, जिसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहने लगे। फिर उससे जो करंट आने लगे उसको क्या बोलने लगे हम लोग? ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एसी जिसको बोलते हैं। फिर एसी वाला चैप्टर पढ़ा। एसी में सिर्फ हमने रजिस्टर को ही नहीं, साथ में कैपेसिटर को भी ऐड करके देखा क्या इफेक्ट करते हैं, इंडक्टर को भी ऐड करके देखा क्या क्या इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत सारे लॉस को मिला जुला करके खूब पढ़ा, और यहां तक हमें समझ में आया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो ईएमएफ हमें एक वेरिएबल ईएमएफ मिलता है, ठीक है। यहां तक हमने अब तक पढ़ा। इसके आगे की कहानी हम यहां पढ़ने वाले हैं। बट आगे की कहानी पढ़ने से पहले, आगे की सब कॉन्सेप्ट को देखने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेव्स के बारे में। नाम सुना है वेव्स का? 11th में ही पढ़ा है, ऑसिलेशन एंड वेव्स। वेव्स कब बनता है? जहां पर ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन होगा तभी वेव बनेगा, ठीक है। जैसे पानी में अगर आपने कैसे कुछ कंकड़ वगैरह डाला डम से, क्या होगा? वेव बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है? जैसे गिरता वहां पे पहले वो ऑसिलेशन करता है। ऑसिलेशन स्टार्ट वहां से हुआ, फिर वो वेव बना, फिर वो ऑसिलेशन अगले वाले पार्टिकल को ऑसिलेट कराया, फिर वो वेव जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा उसके अगले पार्टिकल को ऑसिलेट कराए। तो पूरे सीरीज में जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, और तभी आपका वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके गया। लेकिन अब तक क्या देखा था इसमें कि आपको वेव को मूव कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मीडियम चाहिए था। वहां पानी था। एक और रस्सी वाला देखा होगा, ठीक है। एक बड़ा सा रस्सा अगर आपने बांध रखा है, रस्सी को बांध रखा है, एक एंड को उधर बांधा, दूसरे एंड पे अगर आपने ऐसे ऑसिलेट कराया तो क्या करता है? वो वेव बन करके आगे की तरफ जाता है, ठीक है। और उस स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल को क्या करता है?
ऑसिलेट कराता है, ऐसे ऊपर नीचे कराते कराते यहाँ से वहाँ तक चला जाता है। तो वहाँ पर भी आपको मीडियम की जरूरत पड़ी थी। तो वेव्स तो बहुत पढ़ लिया, और यहाँ पूरे वेव्स में आपने देखा था कि आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है। और ये जो वेव मूव करता है, दो तरीके से मूव करता है, देखा, जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके कहता है, क्या कहते हैं उसको? ट्रांसवर्स वेव। और जो सोया सोया जाता है उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये दो तरीके से गया था। तो ये मीडियम का मूवमेंट था इस तरह का, ठीक है। उसके हिसाब से आपका वेव एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन जब ये वेव जाता है तो साथ में क्या कैरी करता है? एनर्जी कैरी करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने रस्सी के एक एंड को झटका मारा तो दूसरे एंड पे अगर आपका दोस्त खड़ा है तो उस झटके को जब वो वेव वहां तक जाएगा तो वो फील करेगा। इसका मतलब एनर्जी कैरी हुआ है, एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी कैरी हुआ है। तो वेव अपने साथ क्या कैरी करता है? एनर्जी कैरी करता है। ये सब कुछ देखा था। और जब यहां तक आते आते पता चला एक और वेव है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑसिलेट करके विदाउट मीडियम के, वैक्यूम के एक एंड से दूसरे एंड जाता है, ठीक है, विदाउट मीडियम के, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है? एक तरह का वेव है। उस नया वेव का नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और ये एक ऐसा वेव है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे होता है फिर आगे हम अभी चल करके देखेंगे। तो वेव तक की कहानी यहां पर है। अब ये सारी जो बात आई थी, सबसे ज्यादा ये जो चैप्टर है बेसिकली इसके ऊपर, इस बेचारे के ऊपर आधारित है। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या नाम है इसका? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने क्या किया था? जो पुराने साइंटिस्ट थे ना, सबकी नींदें हराम कर दी थी, ठीक है। वो ऐसे कि सब में कुछ ना कुछ गलतियां निकालना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। फिर गलती तो बाद में निकाला, गलती निकाला ही जाता है इंप्रूवमेंट करने के लिए, कि अगर किसी तरह की कुछ उसके अंदर इंप्रूवमेंट होनी हो तो सामने वाला तो बताएगा। अगर कोई ने किसी ने फाइंड आउट किया कि हाँ इसमें ये इंप्रूवमेंट होगा तो सामने वाला अफंड कर ले, वो अलग बात है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हर चीज को क्या करना है? इंप्रूव करना है। इवन मैं कह रहा हूं, मैं अगर पढ़ा रहा हूं, इफ यू फील समथिंग कि चलो सर इस तरह थोड़ा सा चेंज करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, सो आई विल ऑलवेज वेलकम यू, ठीक है। फिर मैं उसको एनालिसिस करूंगा कि क्या ज्यादा बेस्ट हो सकता है आपके हित में। तो हमेशा क्या देखना है कि फाइनली क्या बेस्ट होने वाला है। वैसे ही हर चीज में इसमें भी। तो जो जेम्स मैक्सवेल थे, इन्होंने सबसे पहले फैराडेज के ऊपर उंगली उठाई। फैराडेज ने क्या कहा था कि ईएमएफ क्या था? ईएमएफ इज इक्वल टू कितना? माइनस डी फाई बाई डी टी। वॉट इज फाई? मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो ईएमएफ जो बनता है आपका, दिस इज ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बेसिकली क्या क्रिएट करता है? ईएमएफ क्रिएट करता है। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ का मतलब क्या? पोटेंशियल ना। पोटेंशियल का मतलब क्या है? ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस या लेंथ जो भी है उसका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है? पोटेंशियल देता है। फ्लक्स में हम लोग पढ़ते थे डीवी, डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर या इंटू डीएल करते थे, ठीक है। और टोटल ईएमएफ जब निकालेंगे, अच्छा ये ईएमएफ है ना, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। या फिर एक काम करता हूं, छोटा ही लिख देता हूं ना, ताकि कैपिटल ई हम किसके लिए यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये ईएमएफ हो गया, ओके। और इस ईएमएफ को हम लोग लिख सकते हैं क्या? ई डॉट डीएल। तो ये छोटा ईएमएफ हो गया और इसको इंटीग्रेट कर देंगे उस लेंथ पे, तो क्या आ जाएगा आपका? टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू कितना? डी फाई बाई डी टी। यहां सिर्फ ये सॉल्यूशन आपको मिल रहा था कि अगर आपका फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ बनाता है या फिर क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब उल्टा क्वेश्चन पूछने लग गया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है? ये आए, इन्होंने कहा कि हाँ बना सकता है। वो लोग कोई माने ही नहीं, ठीक है। बिकॉज अब ये तो उन सबके सामने बच्चा थे, उन लोगों ने पूरा दुनिया देख चुके थे, इतना बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, सारा रिजल्ट्स पब्लिश कर चुके हैं, ठीक है, कि इतना सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसे ही एक बच्चा आया, ये तो उसके सामने तो बच्चा ही रहेगा। बच्चा आया और कह रहा है कि भाई ये भी पॉसिबल है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो आपका क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो कोई नहीं माने तो क्या कहा कि ठीक है मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब फिर प्रूफ करने लगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करा, तब जाकर के इनके पास एक टूल हाथ लगा। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि यस, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। कैसे? तो वाइल एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, ठीक है, वाइल एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, उन्होंने एक नया नाम यहां पे दिया, क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है ये?
तो उन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया। कैपेसिटर सबने देखा होगा, ये एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर को क्या कर दिया, कनेक्ट किया पहले बैटरी से। क्या होता है जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर को, ये वाला जो है पॉजिटिव वाला, इस पूरे इसको क्या कर देता है, पॉजिटिव चार्ज देगा, और ये क्या देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, और इसके अंदर करंट रहता है जब तक इसको चार्ज नहीं किया। जैसे स्विच, इसमें स्विच लगा दो पहले, ठीक है, स्विच लगा दो। स्विच ऑफ है तो ठीक है, जैसे स्विच ऑन करोगे तो जीरो से मान लो मैक्सिमम इसमें जितने भी हैं 100 कूलम चार्ज जाने हैं या 10 कूलम चार्ज जाने हैं, तो जीरो से उतना कूलम तक चार्ज जाने में चार्ज आपका क्या करेगा, इसमें मूव करेगा। याद होगा DQ चार्ज करके पहुंचा करके इसके ऊपर टोटल चार्ज हमने करा था। तो मान लो कि अगर 10 कूलम है तो पहले 0 गया, 1 गया, 5 गया, 10 गया, ऐसे करते करते फाइनली 10 तक पहुंचेगा। तो जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, करंट है, वहां पर करंट है। अगर इस वायर के ऊपर करंट है तो इसका मतलब क्या है, अपने आसपास की किसी भी पी पॉइंट पर क्या बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो पता कैसे चलेगा मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए क्या होता है हमारे पास, क्या होता है भाई, कंपास होता है। ठीक है, कंपास को अगर आपने वहां पे रखा तो क्या होगा, उसके अंदर निडल होता है और वो क्या करता है, मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर लेकर के आए, यहां पे कंपास रखा, जब तक चार्ज मूव कर रहा था तो कंपास में निडल क्या है, मूव कर रहा था। और जैसे ही फुल चार्ज हो गया, मूवमेंट बंद। मूवमेंट बंद का मतलब क्या है, अब करंट होता है सर्किट में नहीं, क्योंकि एक बार ये फुल चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो अब चार्ज तो जाएगा नहीं। चार्ज नहीं जाएगा तो चार्ज का मूवमेंट वायर में नहीं होगा, और चार्ज का मूवमेंट नहीं है तो करंट नहीं होगा, राइट। तो ऐसे ही होता है डीसी में। डीसी में कैपेसिटर लगाओगे तो एक मोमेंटरीली आपको करंट मिलेगा, उसके बाद करंट बंद, देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट, क्योंकि ये पूरा जगह फुल हो चुका है। क्योंकि ये जो प्लेट यहाँ पे लगाया, प्लेट में एक लिमिटेड स्पेस होता है जिसपे आगे चार्ज रुकेगा। ठीक है, अब जैसे ही वहां जगह फुल हो गया तो रास्ता बंद। जैसे मान लो यहाँ 25 बच्चे के बैठने की जगह है, हम 100 बच्चे लेकर के आ जाए तो शुरू के 25 तो आके बैठ जाएंगे, उसके बाद बाकी का लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे रास्ते में, लेकिन अंदर नहीं आएंगे। तो पीछे से भी बच्चे खड़े हैं तो सब अपने अपने जगह पे क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही होता है चार्ज का, जैसे ही ये चार्ज आकर के इसको फुल कर दिया तो जो चार्ज इस रास्ते में जहां है वो वहीं पे खड़ा हो जाएगा। और चार्ज का मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब करंट नहीं है। और चार्ज तो पहले से भी रहता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो रहते ही है ना पहले से, हालांकि वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, अगल बगल में ही मूव कर रहे होते हैं। एनीवे, देयर इज नो करंट इन द सर्किट। लेकिन अगर यही चीज और यही सर्किट को हमने क्या कर दिया, एक एसी से कनेक्ट कर दिया, अब बताओ क्या होगा, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। ठीक है, हाफ साइकिल ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हाफ साइकिल में ये फुल हो गया होगा और ये फुल हो गया होगा नेगेटिव से, ये फुल हो गया होगा पॉजिटिव से। जैसे ही फुल चार्ज हुआ इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया तो पॉजिटिव धीरे धीरे पहले जीरो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव जाएगा, तो नेगेटिव में फुल चार्ज होगा। और जब ये नेगेटिव हो रहा होगा तो इधर क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। और जैसे ही फुल चार्ज हुआ फौरन ये क्या कर दिया, फिर ये पलट जाता है। मतलब हर 50 सेकंड पे क्या हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में 50 बार, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में 50 बार ये क्या करता है, चेंज करता रहता है। उस 50 बार ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि कभी करंट इधर जा रहा है और कभी करंट इधर जा रहा है, तो हर वक्त आपको करंट इस सर्किट में मिलता रहेगा और ये फुल चार्ज कभी नहीं होता। ठीक है, फुल चार्ज नहीं होता। और यहां पे जैसे अपने कंपास रखा तो कंपास क्या होगा, मूव करता रहेगा, कभी इधर कभी इधर। क्यों, क्योंकि अगर इधर की तरफ डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे पकड़ेंगे बाहर की तरफ होगा। जैसे करंट इधर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये पता चल गया कि भाई यहां पर इस वायर में करंट था तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और वो आपका वेरिएबल है और कंपास बता भी रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड है। यहां तक तो कहानी बिल्कुल साफ थी। लेकिन क्या हुआ कि यहां पे अब यही कंपास को आप यहां ला करके रख दो, क्या इन दोनों प्लेट के बीच में कोई करंट है? करंट नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो कंपास यहां पर भी उसी तरह से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर दिया जैसे यहां हो रहा था। ठीक है, अब तक का क्या कहानी था, क्या बैकअप था, साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि जहां करंट होगा
वहीं मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वहीं कंपास अपना फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। या फिर मैग्नेटिक मटेरियल हो तो करेगा। यहां तो कुछ नहीं है, ना ही तो मैग्नेटिक मटेरियल है ना ही तो करंट है। क्या करंट है दोनों प्लेट के बीच में? नहीं है, लेकिन ये आपका कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां तो सबका सर घूम गया कि हाँ कुछ तो है यहां पे। फिर यही सिचुएशन को लेकर के मैक्सवेल ने प्रूफ करा कि एक्चुअल में है क्या यहां पर। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में ऑलरेडी देखा था, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। और बिकॉज ये चार्ज का वैल्यू भी चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जब जीरो से प्लस जा रहा था तो चार्ज का वैल्यू बढ़ रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? बढ़ेगा। फिर प्लस से जीरो होएगा तो कम होगा, फिर जीरो से माइनस में ज्यादा होगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। इसी को प्रूफ करा इन्होंने। फिर सब शांत हुए एंड देन फिर जो कुछ ऐसे रिलेशंस थे जो पहले आए थे तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, ठीक है। और उसको मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशंस बोला जाता है। स्पेशली एम्पियर्स लॉ में जो आप लोगों ने पढ़ा था, एम्पियर्स लॉ में करंट आता है, उस करंट के जगह पर थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया है इसके अकॉर्डिंग, ओके। तो ये आपका यहां पर जो वायर में करंट मिल रहा था, ठीक है, और यहां पे कोई करंट नहीं है, तब यहां पे करंट तो नहीं है लेकिन आप करंट के जैसा समझ सकते हैं कि बिहेव वैसा ही हो रहा है। हालांकि वो सब कुछ किसके वजह से मिल रहा है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से मिल रहा है। तो अगर उसको अज्यूम करते हैं कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यहां पर वेरिएबल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी माना गया कि यहां पर चलो मान लेते हैं है तो नहीं, मान लेते हैं कि वहां पर भी एक करंट है। बिकॉज अब तक हमने तो यही पढ़ा है कि वेरिएबल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन यहां कोई करंट नहीं है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से बन रहा है। तो बिकॉज हम पहले ही से ये मान के चलते हैं कि वेरिएबल करंट की वजह से, मतलब एक वायर में करंट जाता है उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहां पर, तो हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे कि यहां पर भी एक तरह का करंट है जो माइट भी ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो, एक इमेजिनरी करंट है और उसका नाम दिया क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। एक्चुअल में वो कोई करंट नहीं है, वहां पे कोई करंट नहीं है। क्या है यहाँ पर? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। करंट कहां पर एक्चुअल में? यहाँ पे वायर में, ओके। तो फिर नाम दिया गया कि भाई जब अगर इसको डिस्प्लेसमेंट करंट देते हो तो इसको क्या नाम देंगे? तो उसको नाम दिया गया कंडक्शन करंट। जब वायर में कोई करंट होगा जो एक्चुअल करंट है तो एक्चुअल करंट को क्या नाम दिया गया? कंडक्शन करंट। और जो ये वर्चुअल करंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसको क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। कितना बनेगा डिस्प्लेसमेंट करंट? चलिए देखते हैं जरा सा, इसको कैलकुलेट करते हैं। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? याद है आप लोगों को? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर? हमने कैलकुलेट करा था। एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है। एक सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और बिकॉज ये बीच में है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव दोनों ऐड हो जाता है वो, तो हाफ ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इस वाले सरफेस की वजह से, हाफ ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इस वाले सरफेस की वजह से, दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट पर ले रहे हैं ना, इस पॉइंट पर बीच में लेंगे, प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से भी इधर। माइनस खींचता है और प्लस क्या करता है? पुश करता है। तो प्लस पुश किया तो इधर, माइनस खींचा तो इधर, तो दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? ई प्लस की वजह से और किसकी वजह से? ई माइनस की वजह से। ये होता है हाफ ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा होता है इसका चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन क्या है इसका? ए, एरिया। तीन तरह के चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा था। एक लेंथ पर था तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते थे, एक एरिया सरफेस वाला तो चार्ज पर यूनिट एरिया, एक होता पूरा वॉल्यूम तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये सरफेस वाला है तो चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसको हम लिखें क्यू बाई ए लिख दें सिग्मा को तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए डीई बाई डी टी।
ये कितना हो जाएगा 1 बाई डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हो गया डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ऐसे रहने देते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड करके निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये कितना हो जाएगा E इंटू ए, ठीक है, E इंटू ए। अब E का वैल्यू डाल देते हैं सिग्मा बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा ए कट जाएगा, तो ये बेसिकली फाई E कितना हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम डी फाई बाई डी टी निकालना चाहेंगे, बिकॉज वहां पर हमें था कौन सा फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर हम लोग क्या चेंज करना निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डी फाई ई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू और एप्सिलॉन नॉट में कौन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। वो डी क्यू बाई डी टी क्या, इस पे जो चेंज हो रहा है इसी को हम लोग नाम दे देते हैं डी क्यू बाई डी टी को डिस्प्लेसमेंट करंट, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। सो आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू, वो जाके वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला निकल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। फाई ई क्या है आपका, फ्लक्स कैसे निकालते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स तो बी इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ई इंटू एरिया। चलिए नोट कीजिए, ये डायग्राम बनाइएगा। किसका, चलो लिखा दूंगा एक सेंटेंसेस में। नोट कर लिया, चलिए अब डेफिनेशन लिख लीजिए इसका जरा सा। तो दो तीन तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एक डेफिनेशन आपके फॉर्मूला से डायरेक्ट आ रहा है,
ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, या सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी कर सकते हैं आप, बिकॉज बाकी तो एरिया तो फिर एक कांस्टेंट टर्म है। एक बार आपका प्लेट यहाँ पे एरिया आ गया, एरिया फिक्स हो गया, एरिया कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एक तो फॉर्मूला पे अगर लिखोगे तो डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दूसरा लिख सकते हैं बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ करंट विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये एक दो डेफिनेशन लिख लो। चलो एक लिखो पहला वाला, डिस्प्लेसमेंट करंट इज the effect because of the variable electric field, effect because of the variable electric field which produces variable magnetic field, full stop. It is directly proportional to rate of change of electric flux. It is directly proportional to rate of change of electric flux with respect to time, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब करोगे, इक्वलिटी डालोगे, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये आ गया आपका डेफिनेशन भी, फॉर्मूला भी। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो करंट को अब हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। एक वो करंट है जो करंट नहीं है ना, क्या कहते हैं उसको हम लोग? डिस्प्लेसमेंट करंट। इट्स अ इफेक्ट, ये एक्चुअल में करंट नहीं है, क्या है ये? एक इफेक्ट है। किसकी वजह से है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, ठीक है। और दूसरा करंट वो है जो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है वायर के अंदर, जो जनरली जिसको हम करंट कहते हैं, फील भी कर सकते हैं टच करके, है ना। तो क्या नाम देते हैं उस करंट को? कंडक्शन करंट। क्या कहते हैं उसको? कंडक्शन करंट, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया था सबने? आगे लिख लीजिए, वैसे एक और स्टेप इसमें। करंट इन दी वायर, current in the wire which is because of the charges or ions is called conduction current। अच्छा, ये जो अभी हमने कैपेसिटर लिया है और यहाँ पे हमने AC लगा दिया है, यहाँ तक क्या आपके पास कंडक्शन करंट, इसके अंदर क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दिस टू, ID और IC में? बताइए, सोच के जरा, क्या रिलेशन होगा इनका आपस में? क्या रिलेशन होगा? दोनों इक्वल होंगे। क्यों? अभी हमने प्रूफ किया है ID इज इक्वल टू वॉट? dq बाई dt। कौन सा dq? ये वाला जो q जा रहा है उस पे, और ये q उधर ही जा रहा है, तो यही कितना था आपका? IC के बराबर था, ठीक है। सो ID और IC दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, लेकिन जगह अलग है। IC कहां पर है? वायर में है। और ID कहां पर है? जब वही IC वाला चार्जेस का चेंजेस इन बिटवीन द प्लेट्स होने लगता है, तो वहां वही क्या बन जाता है? ID बन जाता है। तो सेम ही करंट है, ऐसे जा रहा है,
यहाँ इफेक्ट है, यहाँ पर एक्चुअल में करंट है, तो इतना के बराबर ही होगा। वही चीज यहाँ पे इधर से आ जाएगा आपका। सो आईसी और आईडी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों बराबर होते हैं। चलिए मैक्सवेल इक्वेशंस देख लेते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या किया, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को मिला करके एक जगह रखा। हालांकि इक्वेशंस वैसे ही रहने दिए एज इट इज, जो जिस साइंटिस्ट का था। एक ही जगह बस थोड़ा चेंज करने की जरूरत पड़ी तो उसको इंप्रूव करके आपके सामने रख दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि यही 4 इक्वेशन आपको पढ़ना है पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब आपका जो फर्स्ट बुक है जितना पढ़ा है शुरू से लेकर अभी तक, यही 4 इक्वेशन से सारे के सारे निकल जाएंगे। व्हाट आर दोज 4 इक्वेशंस? उस सबको बंडल में कहा जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहला है आपका E डॉट डी एस या E डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज। क्या कहते हैं इसको, गॉस लॉ, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, दूसरा B डॉट डी एस विल बी इक्वल टू 0। यही गॉस लॉ है, लेकिन किसके अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर ये 0 होता है। अभी ये 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आप लोग को। आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन वैक्यूम। मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन वैक्यूम सबसे पहला लिखिए। पहला तो सबने रट्टा मारा होगा, E डॉट डी एस कहिए या E डॉट डी ए कहिए, इंटीग्रेशन ऑफ, ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हुआ करता था, याद है किसी को? टोटल चार्ज क्या लिखते थे, इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने काट करके लिख दिया। तो इसमें क्या होता था, एक गॉसियन सरफेस बनाते थे। अभी मैं वापस कराऊंगा बिकॉज ये चैप्टर में एक और क्लासेस लगने हैं, उसके बाद मैं वापस से फिर फर्स्ट चैप्टर से कराऊंगा। तो 3 से 4 क्लासेस वीक में लगते हैं, तो एक क्लासेस कंटिन्यू करूंगा ऑप्टिक्स, बाकी 3 क्लासेस फर्स्ट क्लास से रिवीजन चलेगा। ठीक है, तो अभी वापस से फिर से कराऊंगा, जिसका फर्स्ट चैप्टर छूटा हुआ वहां से तो पता चल जाएगा। तो ये क्या है, E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ओवर दी होल सरफेस। ये सर्कल डालने का मतलब क्या होता है, वही होता है E डॉट डी एस। ठीक है, अच्छा E डॉट डी एस बेसिकली है क्या, ये दिस इज फ्लक्स। फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E डॉट डी एस अभी अभी आपने देखा था। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस। कौन सा लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आप किसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड को लाइन से दिखाते हो तो वही लाइंस क्या देता है, फ्लक्स इज इक्वल टू कितना, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला ये हो गया, सामने नाम लिख दीजिएगा, क्या है, गॉस लॉ है। ठीक है, यही चीज हम लोग करते हैं किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। किसी को याद है कि ये 0 क्यों हो जाता है? तो वापस से गॉस लॉ थोड़ा सा बता देता हूं मैं। गॉस लॉ में क्या होता है, किसी भी गॉस लॉ की बात करें, इलेक्ट्रिक की बात करें या फिर आप मैग्नेटिक की बात करें, इसमें आप क्या ले लेते हो, एक सरफेस लेते हो, क्लोज्ड सरफेस। इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स सरफेस। ये सरफेस कैसा भी हो सकता है लेकिन क्लोज्ड होगा। अभी मैंने स्फेयर लिया है, आप स्क्वायर टाइप का भी ले सकते थे, आप क्यूबॉइड टाइप का ले सकते हो। ठीक है, उस तरह का ले सकते हो। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज अंदर डाल दिया तो इसके लाइंस कैसे हो जाएंगे, ऐसे करके निकलेंगे। अभी मान लो कितने लाइंस निकले हैं यहां से, 5। सो व्हाट विल बी द टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E डॉट डी एस कितना होगा, 5 होगा। 1 2 3 4 5, वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने एक और पॉजिटिव यहाँ पे डाल दिया, अब इसने क्या किया, एक लाइंस इसके ऐसे जा, 2 लाइंस ऐसे जा रहे हैं, बाकी ऐसे जा रहे हैं। अब बताइए नेट फ्लक्स अबाउट दिस सरफेस कितना है, अभी 3 2 5 में से 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो अंदर जा रहा है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मेथड, बट समझाने के लिए मैं कर रहा हूं कि नेट हमें क्या देखा ना, उस एरिया में कितने नंबर ऑफ लाइंस नेट बाहर निकल रहा है, वही होता है आपका। बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव है और अंदर जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव है। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ओके, यहां तक तो चलो बिल्कुल सही है। लेकिन यही मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हमने करा तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है, यहां पर भी आपने क्या किया, एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया। आप जहां पर भी रखोगे, कोई मैग्नेट रखोगे, तो अगर आप मैग्नेट रख रहे हो तो ऑफ कोर्स अगर नॉर्थ पोल है तो क्या होगा, साउथ पोल भी होगा। ये लाइंस यहां से निकलेंगी तो कहीं ना कहीं से घूम के वापस वो साउथ में एंटर करेगा ही करेगा। इट्स ऑलवेज क्या होता है, क्लोज्ड लूप होता है। ठीक है, ऐसे करके अब बताइए कितने बनेंगे, जितने लाइंस निकलेंगे उतने लाइंस अंदर जाएंगे ही जाएंगे। व्हाट विल बी द नेट नंबर ऑफ लाइंस,
ऑलवेज जीरो। इवन अगर आप बाहर कर दिए हो, ऐसे बना दिया आपने, ऐसे ले लिया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यहां से भी निकला तो अंदर जाकर के फिर वो ऐसे जाके क्लोज करता है। ये कहीं ना कहीं से अगर ये निकला है तो फिर अंदर जाएगा ही जाएगा। इसीलिए गॉस लॉ अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होता है? जीरो। बात आई समझ में? इसमें जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। अगर आप मान लो प्लस और माइनस चार्ज दोनों यहां पे ले लिया तो प्रोबेबली शायद हो जाए, ना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन इसमें ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। इसीलिए दूसरा वाला लिखिए अब आप, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है। तो दूसरे नंबर का लिखिए, उसके सामने लिख दीजिएगा गॉस लॉ किसके लिए है? ये मैग्नेटिज्म के लिए है। ठीक है। तीसरा तो हमने जबरदस्त कर तरीके से पढ़ा है। क्या? EMF इज इक्वल टू क्या? माइनस d∅dt। माइनस लेंजेस लॉ बताता है कि जो बनेगा वो क्या करेगा? ऑपोज करेगा। E को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? E.dl। क्या लिख सकते हैं? E.dl का इंटीग्रेशन। अभी मैंने लिखवाया भी था, अभी आज का जो लेक्चर स्टार्ट करा था तो ये हो गया। ये तो आपने घुमा घुमा के पढ़ा है लास्ट वाले चैप्टर में, लास्ट वाले में, EMI वाले में, कि EMF जो बनेगा वो क्या होगा? माइनस d∅dt। माइनस क्यों है? क्योंकि जो इंड्यूस होगा वो ऑलवेज अपोज करेगा। ठीक है। लेंजेस ने दिए थे ना वो डायरेक्शंस के रूल, कि जो भी बनेगा वो क्या करेगा? बनाने वाले को अपोज करेगा। अब चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें मैक्सवेल ने थोड़ा सा चेंजेस करे। एम्पियर्स लॉ में अब तक क्या पढ़ा था आपने? एम्पियर्स लॉ में सिर्फ पढ़ा था ई नहीं, ये बी है ना, B.dl इज इक्वल टू करंट इनटू क्या? कांस्टेंट टर्म आ जाता है यहां पे, म्यू नॉट। ओके, तो वो सिर्फ अब तक तो एम्पियर तो अपने ख्वाबों ख्यालों में थे कि भाई मैंने ही जो करंट बनाया वही करंट है और कोई दुनिया में कोई दूसरा करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। उन्हें क्या पता था कि आगे चल करके इतने सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो अब क्या कहा कि नहीं भाई, ये करंट हर जगह नहीं होता है। अगर कैपेसिटर के पास जाओगे, आप वहां बनाने के लिए जाओगे एम्पियर वाला सर्किट, तो वहां पे आपको करंट ही नहीं मिलेगा। लेकिन लेफ्ट साइड का वैल्यू मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, लेकिन राइट साइड करंट है ही नहीं। सिंपली क्या मिलेगा आपको? जीरो। इधर नॉट इक्वल टू, इधर नॉट जीरो है लेकिन इधर जीरो है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई चलो, जहां पर ये नहीं है तो ये है। d∅dt मतलब कौन सा करंट है? प्लस क्या हो जाएगा? म्यू नॉट ID। ओके, तो ये वाला लिख लीजिए। चौथे वाले को मैं पहले लिखता हूं, उसके बाद आप लोग लिखना। B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID। ठीक है, म्यू नॉट IC म्यू नॉट ID। तो क्या दोनों एक साथ होगा? जब ये होगा तो ये नहीं होगा, जब ये होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि वायर तो एक ही है, वही वायर जा रहा है। वायर जहां खत्म होता है कैपेसिटर स्टार्ट होता है, तो ये खत्म से उस वक्त क्या होता है? ये होता है। तो आइदर ये दोनों में से कोई एक रहेगा। अगला स्टेप में और कर देना, म्यू नॉट IC म्यू नॉट ID ऑलरेडी हमने कर रखा है, वो कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट d∅dt। ठीक है, तो ये दो स्टेप में ये वाला लिख लीजिए। अब इसको नाम दिया गया क्या? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्योंकि एम्पियर का तो पुराना वाला था ही, मैक्सवेल ने उसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया और फाइनल डिक्लेयर करके दुनिया को दिया। बट चारों को मिला के मैक्सवेल इक्वेशंस बोले जाते हैं। बट इतना करते करते उनकी हालत खराब हो गई, जीते जी तो किसी ने नहीं माना। मैक्सवेल ने जो दिया है, जीते जी किसी ने नहीं माना। और भी इसके पीछे कहानी है, अभी मैं डिस्कस करता हूं। सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इवोल्यूशन है इन्हीं से हुआ है।
मैक्सवेल ने, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड से एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे, लेकिन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचा तक नहीं था। ठीक है, हाँ ये था कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन ये नहीं कि कैसे बनेगा, कैसे करेगा, वो नहीं था। तो यहाँ पर ये बना कि भाई अगर हम लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रखें तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और पहले से हमें पता है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, बनाता है। तो जब ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक साथ आया, तो बेसिकली ये दोनों मिल करके ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाया। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार प्रोड्यूस कर दिया तो क्या करेगा, वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो एक वो वेव आपका आगे चला जाएगा। अब उसको कंटिन्यू रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते रहना पड़ेगा। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते रहोगे तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनता रहेगा। अब वैसे ही समझ जाओ, पानी में क्या है, आपने एक कंकड़ गिराया, एक बार गिराया तो एक वेव बना, चला गया, लेकिन आप उसको वेव को कंटिन्यू रखना चाहते हो कि क्या करना पड़ेगा, उस पानी में बारी बारी से क्या करना होगा, मारते रहना पड़ेगा। मारते रहोगे तो वेव बनता रहेगा और वो आगे जाता रहेगा। वैसे ही यहां पर है। अच्छा, वो तो चलो खत्म हो जाता है बिकॉज बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं पानी में। यहां पर क्या, ये सेल्फ सस्टेनिंग है। आपने एक बार सिर्फ क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, वो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये साथ में एक दूसरे के बनता रहता है। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इनके बीच में टाइम नहीं होता, ये दोनों साथ साथ बन रहे होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक बनते जा रहा है, और जैसे जैसे फिर मैग्नेटिक बनते जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनते ही जाता है। ये साथ में बनते रहते हैं, तो ये एक वेव बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का मतलब क्या हुआ, चार्ज को आपको ऑसिलेट करना पड़ेगा। यहां चार्ज ऑसिलेट हो रहा था ना दो कैपेसिटर के बीच में, यहां पे क्या है, प्लस चार्ज, और यहां क्या है, माइनस चार्ज। और इसको ऑसिलेट कौन कर रहा है, ये आपका एसी। ये कितनी बार प्लस माइनस हो रहा है ना, कितनी बार ये प्लस माइनस हो रहा है, उतनी बार चार्जेज इनके बीच में क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट हो रहे हैं। तो इसकी तो आपके पास लिमिटेशन है। ये कौन बना रहा है, जनरेटर बना रहा है। मान लो जनरेटर बना रहा है ना एसी। जनरेटर में क्या है, जनरेटर कैसे बन रहा था, हमने एक फ्रेम लिया था, उस फ्रेम को इंजन में लगाया था, और इंजन को क्या कर रहे थे हम, इंजन का जो मतलब उसके अंदर जो इंटरनल पार्ट्स बना हुआ है कंबसन इंजन, वो उसको क्या करता है, रोटेट कराता है। तो ये जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी वो किसकी फ्रीक्वेंसी है, इंजन की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जो हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, उस वक्त जो इंजन बना हुआ था इंसान के पास, उसकी तो लिमिटेशन थी कि कितना वो रोटेट कर सकता है 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर। उसकी अपनी एक लिमिटेशन थी कि इतनी, इससे ज्यादा तेज कर ही नहीं सकती। उस वक्त उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, तो वो लिमिटेशन थी। और ये जो फ्रीक्वेंसी होगा, ये चार्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। इस चार्ज की फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी होगा। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी होगा तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब ये ई एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट किस पर डिपेंड करता है, ये सोर्स पर, जो इसको ऑसिलेट करा रहा है, चार्ज को ऑसिलेट करा रहा है। और उस वक्त जब मैक्सवेल ने दिया था, उस वक्त था ही नहीं यहाँ उतना तक करने की कैपेसिटी, तब तक बेचारे चल दिए। लेकिन उसके मरने के 7 साल बाद, अराउंड वो 79 में मरा था, 1879 में, तो अराउंड 85 में हर्ट्ज नाम सुना होगा, ये इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया, और जो थ्योरी मैक्सवेल ने दिया था उसको उसने प्रूव कर दिया, पूरा एक्सपेरिमेंट करके। उसका एक मेरे पास है भी, मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, ये यहां पे है। इन्होंने एक अपना सेटअप बनाया, ठीक है, ये एक सेटअप बनाया था इसने, ठीक है, जिसमें चार्ज को ऑसिलेट, हम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी, ये सब हट चुका है, बट उसने क्या किया, पूरा एक सेटअप बनाया, चार्ज को ऑसिलेट कराया, ऑसिलेट करा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाया। बट स्टिल वही कंडीशन था, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत कम थी, अराउंड उस जमाने में अराउंड 10⁻11 के आसपास गया था, ठीक है। इवन हमारा जो व्हाइट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर है थोड़ा, येलो लाइट की बात कर रहे हैं तो 10⁻14 में जाता है, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन हमारी जो एबिलिटी थी, फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम की थी, लिमिटेशन थी। तो मतलब फ्रीक्वेंसी कम तो
वेव जो होता है आपका, वेव का मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा वेवलेंथ वाला बन रहा था, बड़ा वेवलेंथ वाला बन रहा था, लेकिन छोटा वेवलेंथ वाला नहीं बन पा। बड़ा वेवलेंथ का मतलब कम फ्रीक्वेंसी, राइट, और हमारी एबिलिटी थी रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी बनाने का, मतलब बड़ा वेवलेंथ वाला बना पा रहे थे हम, उससे छोटा वेवलेंथ नहीं बना। अच्छा, बड़ा वेवलेंथ का मतलब ये है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है वो, जैसे प्रोड्यूस किया वो निकला, EM बनाना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, E और B बनाते 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 कुछ दूर के पे ही क्या हो गया, खत्म हो गया। इतना बड़ा वेवलेंथ था। फ्रीक्वेंसी कम का मतलब एनर्जी भी कम, एनर्जी कम है तो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता था उसके। लेकिन कुछ साल के बाद हमारे इंडिया में ये चमत्कार हुआ। कौन थे सबसे बड़े साइंटिस्ट जिसने इस एरिया में काम किया, याद है आपको? GS में तो पढ़ा होगा स्कूल वगैरह में, हाँ? नहीं, कोलकाता के थे, बोस का नाम सुना है? अरे सुभाष चंद्र बोस। चलो अब यही तुम्हारे लिए, थोड़ा सा सर्च करो, पढ़ो, ठीक है? सिर्फ मैंने तुम्हें उसका टाइटल दे दिया। इसने क्या किया था, कोलकाता में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, और दूसरे नंबर पे यही थे, लेकिन इनका भी मतलब पब्लिश तो नहीं हुआ था, इंफॉर्मेशन आ गया था। इन्होंने भी काफ़ी बड़ा फिर मतलब फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंक्रीज कराया, और इनका वेवलेंथ जो आ गया था करीब mm में आ गया था, 5 से लेकर के 10 mm के बीच में इन्होंने दिया था। बट तब तक ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश नहीं हुआ था, इनका रिजल्ट लैब तक ही रह गया। लेकिन जो सबसे पहला पब्लिश हुआ, जो सबसे अच्छा इफेक्टिवली उसको एक्सपेरिमेंट किया, सिर्फ लैब में नहीं, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करा, यहाँ नहीं है, उधर ही होगा, हाँ, तो वो थे मार्कोनी। नाम सुना है मार्कोनी का? क्या बनाया था उन्होंने? क्या बनाया था मार्कोनी ने? बचपन से यार स्कूल में जीके में रटाया जाता है ये सब। रेडियो किसने बनाया था सबसे पहले? रेडियो किसने बनाया था? मार्कोनी। तो रेडियो वेव्स सबसे पहले जो उन्होंने बनाया था, रेडियो वेव्स, और उसको सक्सेसफुली मतलब ऑप्टिमाइज किया, यूज करा, और कई किलोमीटर तक उस वेव को उन्होंने सेंड किया, ठीक है। बट यही है कि अभी भी रेडियो वेव सबसे बड़ा वेवलेंथ में भी आता है अभी भी फिलहाल, ठीक है। तो उन्होंने सक्सेसफुली किया। फिर बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होते चला गया, फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाते चले गए, तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम अपने घर में खुद बना पा रहे हैं, ठीक है। मतलब हर तरह के लाइट निकाल सकते हैं। तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है बेसिकली? हाईएस्ट से लेकर के लोवेस्ट वेवलेंथ, या फिर कहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से लेकर के लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच में जितने सारे भी आ रहे हैं वेव, सबको मिला जुला के क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंफ्रारेड, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है या ज्यादा होती है, हैं? और रेडियो वेव्स की उल्टा बोल रहे हो बेटा। तो इंफ्रारेड सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, वहां से स्टार्ट से लेकर के ज्यादा तक। तो रेडियो वेव्स याद रखना है। अभी हालांकि ये सारा वेव्स में पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, उसको कुछ एक तरीका भी बताऊंगा उसमें याद रखने का कैसे होता है। तो रेडियो वेव्स जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वो गामा तक जाता है आपका, ठीक है। गामा वेव जो पूरे अगर इसमें स्पेक्ट्रम में देखें तो गामा हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ में आता है। इस बीच में कई सारे आते हैं, इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड के अलावा जो आपका विजिबल वाला है, जो व्हाइट लाइट आती है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी इसी बीच में आता है, ठीक है। ये सारे हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रोवेव है, ओके, ये सब चीज सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बाद में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होता गया, तब हम लोग ये सबका सब खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, बिकॉज ये वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करता है, तो इसी का यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग में। ये जितने टीवी वगैरह जो चल रहे हैं, ये सारा एक स्टेशन होता है, स्टेशन से आपको सिग्नल भेजा जाता है चारों तरफ विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वो जो इंफॉर्मेशन कैरी होता है वो किसके थ्रू कैरी होता है? इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू कैरी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड जो होता है, स्पीड इज अराउंड इक्विवेलेंट या इक्वल टू द स्पीड ऑफ द व्हाइट लाइट जो सन से हमें मिलता है। और बाद में देखा गया कि सनलाइट भी क्या है आपका? एक
वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो वो उसी रेंज में बीच में ही आता है, वो भी आता है सारे में, मतलब गामा से लेकर के अगर हम लोग रेडियो वेव्स की बात करें, ठीक है, तो सब उसी के बीच में ही आता है। तो चलो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं और इसके बारे में। चलिए, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां से स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग। यहां ये सब तो लिखा है, ये सब भी ऐड कर लो। E.dl और B.dl, एम्पियर्स लॉ, हाँ 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 लिखो। सो 1879 में मैक्सवेल मर गया। 1885 के अराउंड 84-85 था, हर्ज ने एक्सपेरिमेंट करा सबसे पहले, उस चीज़ को प्रूफ किया कि एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। चलिए, हो गया। अगला पॉइंट ऐड कीजिए। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेज स्पेस वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेज स्पेस वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कैसे फाइनल बनता है अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। So time varying electric field produces varying magnetic field और फिर time varying magnetic field produces time varying electric field। ये दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। time varying magnetic field produces electric field, time varying electric field produces magnetic field। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस हैं जो ये बताता है कि टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगला पॉइंट्स, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सोर्स होंगे। एक बार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया तो वो उसको मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे को बनाते रहेंगे। तो अगला पॉइंट एरो डाल करके डाल देना इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर सोर्सेस टू ईच अदर।
ठीक है। अब इसके बारे में समझना है, चलो यहां तक नोट कर लिया। ओके, डायरेक्शंस की बात करते हैं अब जरा सा। डायरेक्शन क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा था, चलो नोट किया, चलो नोट कंप्लीट करो, कर लिया। हाँ, अब अगर हमने देखा ये दो प्लेट्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब करंट का डायरेक्शन आप क्या मान के चलो, इधर की तरफ है। करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। ऐसे करेंगे, ऐसे, यहां पे किधर है, बाहर की तरफ, और यहां पे किधर है, अंदर की तरफ। तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है उसके क्या है, ये उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पेन दो एक और, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे है। अगर आपको ऐसे ऐसे करके रखते, डायरेक्शन चेंज करते, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अपने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप डायरेक्शंस निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब ये एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जब एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे पे 90 डिग्री होगा। अभी आप लिख लीजिए, अब डायग्राम में इसको डिस्कस करेंगे यहां के बाद हम। अगला पॉइंट, electromagnetic wave is a wave in which electric and magnetic fields are perpendicular to each other, and also direction of propagation of wave। तो तीन चीजें हैं यहां पर, क्या हैं, तीन चीजें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, और एक है प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इस चीज को अभी अच्छे से समझना है, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर समझाता हूं मैं आपको। हो गया, चलिए तीन चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं। आपने क्या किया, समझिए इसको जरा सा। आपने क्या किया, इधर से समझाता हूं। आपने क्या किया, यहां पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना ये ऐसे ऐसे करके बनना स्टार्ट किया, ठीक है। ये इस वाले प्लेन में ऐसे ऊपर नीचे करके मूव कर रहा है। पहले मैं एक ही जगह पे करता हूं, ये यहां पे ऐसे ऐसे मूव किया, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बना रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे हो रहा है, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे हो रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो ये तो सिर्फ वेव बना रहा है, लेकिन वेव जो ट्रेवल कर रहा है ये दोनों के परपेंडिकुलर, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और वेव किधर जा रहा है, आगे की तरफ। अगर आपने इसको एक्स एक्सिस लिया है तो ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, अगर उसको जेड ले लिया, ये एक्स और ये वाई, वो तो एक्स वाई जेड ऐसे करो वैसे करो, तीनों एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर हुआ। तो कैसे चलेगा ये, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे गया और आगे बढ़ते चला गया, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है और आगे चल रहा है, वेव आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये डायग्राम है आपके लिए, देखिए जैसे एक्स एक्सिस में वेव को मूव करा रहे हैं हम, देखो डायग्राम को अच्छे से समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल वाला, ऐसे 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 कौन है, जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और दोनों मिलके किधर जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, और वेव आगे की तरफ जा रहा है, राइट। अब इसमें देखो हम क्या बात कर रहे थे, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ रहा है तो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो हम बोलते थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके वेट कर ले, अब तुम्हारी बारी, तुम बन जाओगे फिर मेरी बारी, ऐसा नहीं होता। ये दोनों क्या चलता है, साइमल्टेनियस होता है, एक साथ चलता है। अगर जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना रहा है।
जब उसको डायग्राम बनाइएगा तो समझ के, ये जेड एक्सिस में ऐसे ऐसे जा रहा है, जब ये जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो गया, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाइए जरा अच्छे से, हेडिंग डाल देना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले एक्सिस बनाओ अच्छे से, डायग्राम अच्छे से समझदारी के साथ बनाना। कैसे बनाओगे? तो पहले ये कट मार देना, पहले कोई वाई एक्सिस वाला बना लो, फिर जेड एक्सिस वाला बना लो। ये बाद में आना था, पहले ही आ गया। एनीवे, सबका टाइम आएगा। मन दिल लगा के ऐसे ही मत फैला दो। कल तुम आए थे बायोलॉजी क्लास में? यस सर। कितने बजे तक चली थी? सर मतलब 1 बजे तक। जन्नत समझ आ रहा है कुछ? अच्छा, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा चलो कोई नहीं, अभी फिर दोबारा करेंगे ना तो हो जाएगा। बस एज इट इज जैसे जैसे कर रहे हैं थोड़ा करो। हाँ बस। अच्छा, हाँ ये सारा 6th और 7th पे ज़्यादा बेस्ड है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, करोगे तो दोबारा। ये एक्चुअली पूरे का निचोड़ है, पूरा थ्योरी है, लेकिन न्यूमेरिकल काफ़ी बनते हैं पुराने फॉर्मूला पर। चलो 1-2 क्वेश्चंस भी कराने हैं मुझे। कितने हो गए टाइम? 45। 2-3 पॉइंट है, एक क्वेश्चन तो कम से कम करा देंगे इस पर। फॉर्मूला बेस्ड रहता है। आप जब ये रेड वाला करो तो समझ जाओ, हॉरिजॉन्टल वाले पे आप ऐसे ऐसे बना रहे हो तो सोचो कैसा बनेगा। तो 2D में सोच करके, है ना, हॉरिजॉन्टल पे आप ऐसे ऐसे करके बना रहे हो। एक तो ऐसे ऐसे बनाते हो, फिर ये ऐसे ऐसे करके बना रहे हो। पूरा जलेबी मत बना देना मैडम, बनाना पड़ेगा दोबारा। थोड़ा सा ना यहाँ तक तो ठीक है, ये ऐसे नहीं जाएगा ना, यहाँ इसीलिए गड़बड़ लग रहा था। ये ऐसे थोड़ा खींचता, हॉरिजॉन्टल में देखना ना ऐसे करके, तो थोड़ा ये वाला खिंचाएगा, ये फिर वो वर्टिकल जैसा हो गया तुम्हारा। ठीक है, कुछ कर। चलो हो गया। क्या बनाया तुम? ये तो ऊपर नीचे बराबर कर दिया भाई, ये तो वैसे ही बना दिया पावर वाला। हाँ थोड़ा ठीक है ये सर, इससे अच्छा नहीं है मेरा। हाँ ठीक है, बस काम चले। चलो तो क्या है भाई, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर साइमल्टेनियसली, देयरफॉर दे अटेन देयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम। पहला पॉइंट लिखे, पहला पॉइंट नोट कीजिए फटाफट इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों एक साथ वेरी करता है, साइमल्टेनियसली वेरी करता है। दोनों साथ साथ मैक्सिमा बनाएगा, दोनों साथ साथ मिनिमा बनाएगा। आई होप यू गाइज नो क्या के मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है।
हो गया? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, मैग्नेटिक वेव का इक्वेशन बनाने आता है? वेव में पढ़ा होगा, साइन या कॉस में होता है। फिर ये दो तरह के वेव बनाए होंगे आप लोगों ने, एक स्टैंडिंग वेव होता है और एक मूविंग वेव होता है। मूविंग में एक्स वाला पार्ट आता है और स्टैंडिंग में एक्स वाला कांस्टेंट टर्म में चला जाता है। ठीक है, तो ये वेव का इक्वेशन होता है। इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको थोड़ा चेंज कर लेना, दिस विल बी के एक्स, हमारे यहाँ एक्स में है ना ये, तो इट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओमेगा इज इट्स फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हो गया इसका इक्वेशन। अरे नहीं, ठीक है, एक मिनट, ये जेडी होगा, ये ऑसिलेशन वाला है ना, ठीक है, ये ऑसिलेशन। तो एक काम करता हूँ, ऊपर लिख रहे हो ना तुम लोग, मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है ये है ई वाई में, दिस इज ई नॉट, हमारे अकॉर्डिंग है ये के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये बी है बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये वाला नोट करना। बिकॉज बुक का डायग्राम जो है ना एक्स की तरफ जेड रखा है, तो उसके हिसाब से उसने इक्वेशन बनाया था। हमारा इक्वेशन ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रहा है और मूव कर रहा है एक्स की तरफ, वो एक्स है के एक्स माइनस ओमेगा टी। उसी तरह बी जेड में ऑसिलेट कर रहा है लेकिन मूव कर रहा है एक्स की तरफ। तो वेव के भी कुछ फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस वेव से भी आ जाता है। 11th में वेव पढ़ा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, व्हाट इज के, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दोनों में के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोनों एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, हाँ हाँ ले लो एक सेकेंड। And this is one of the very important formula, speed of light. Speed of light is the ratio of electric field and magnetic field. यहां से आपको स्पीड ऑफ लाइट निकल जाता है। Main definition of speed of light. This is the ratio of इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के एम्पलीट्यूड्स को डिवाइड कर दोगे तो आपको निकल जाएगा, क्योंकि साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी तो कट जाएगा, क्या बचेगा, ई नॉट बाय बी नॉट। इस फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट बहुत आती है। बाकी एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, C इज इक्वल टू, किसी को याद है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था, मैंने कराया है, आपके नोट्स में भी होगा। जब मैं म्यू और एप्सिलॉन नॉट दोनों प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहा था तब। हो गया? चलो एक क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद छोड़ दूंगा मैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, रूट के अंदर होता है। जनरली पूरा रूट लिखते हैं, तो 1 है तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे। डन?
इस पे भी बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं के पर। व्हाट इज के? पढ़ा है ना आप लोगों ने वेव 11th में, क्या बोलते हैं उसको? वेव कांस्टेंट या फिर वेव नंबर। के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो उसके बेस पर भी आते हैं क्वेश्चन। ओमेगा तो हो ही गया फ्रीक्वेंसी। चलिए चलें आगे। चलो नोट कर लिया। तो 2 फॉर्मूले हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और कैपेसिटर का फॉर्मूला कुछ आएगा, उसके बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस कल कराऊंगा परसों। चलिए हो गया। अब ये क्वेश्चन है, आई थिंक तो बहुत आसान वाला है। चलो 8.1, चलो करो इसको। नहीं मत लिखो, एग्जाम्पल आपके बुक का। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 कितना हर्ट्ज है? मेगा हर्ट्ज ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग द डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। ई का वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज बी एट दिस पॉइंट? क्या गिवन है भाई? क्या गिवन है? गिवन है फ्रीक्वेंसी, न्यू दिया हुआ है। न्यू है कितना? 25 मेगा हर्ट्ज। ओके, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ई दिया हुआ है, ई है 6.3। ठीक है, किधर की तरफ है ये? जे की तरफ है, वोल्ट मीटर, मतलब वाई एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट विल बी द बी? बताओ। अब पलटा है तो निकालो, निकल जाएगा कहीं ना कहीं से। कैसे निकलेगा? अरे बेवकूफो, अभी अभी पढ़ा था C इज इक्वल टू ई बाई बी। जस्ट लास्ट वाला था तुम्हारा, है? तो B निकालना है ना, तो B विल बी इक्वल टू क्या? E बाई सी। कितना है E? 6.3 है ना, और C कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, ये कट जाएगा। 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, हो गया। लेकिन डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई एक्सिस में है, तो बी किधर होगा? हाँ पक्का? जेड में होगा। अभी अभी देखा, एक्स की तरफ मूव कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर था? ऊपर वाई, और जेड मैग्नेटिक फील्ड में था। उसके परपेंडिकुलर होना है। ठीक है, चल टाइम है। एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं तुम्हें। एक हटा दिया मैंने, नोट कर लिया था क्या? ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन कर तो छुट्टी। उधर निकालो, उधर छोड़ो, इसको छोड़ो। देखो उधर, उधर चलो थोड़ा सा। बताओ भाई, फिगर दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, 2 सर्कुलर प्लेट्स, जो 2 प्लेट्स होते हैं वो है। रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर। कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज इन एक्सटर्नल सोर्स, वो नहीं दिखाया हुआ है, कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट। चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट, इसका मतलब डीसी है, एंड इक्वल टू कितना? 0.15 एम्पियर। तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दी कैपेसिटेंस। सबसे पहला, वो तो बहुत पुराना वाला फॉर्मूला है, क्या है? किसी को याद है? क्या क्या गिवन है भाई? पहले एक बार नोट कर लेते हैं हम लोग। रेडियस दिया हुआ है, और सेपरेशन स्मॉल डी से यूज करते थे ना उसको। इसको करेंगे 0.12 मीटर, वो 5 सेंटीमीटर। 0.005 मीटर, 5 सेंटीमीटर है ना? हाँ ठीक है, ओके। एंड द चार्जिंग करंट 0.15 एम्पियर। चलिए, सबसे पहले कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो कितना होता था? A/0 अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये निकाल लोगे, ये तो बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटर से।
एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी करके निकाल लेना भाई। मेन चीज है क्या कह रहा है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। यस, क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है ना, रेट का मतलब ही क्या है, टाइम से डिवाइड करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डीवी बाई डी टी निकालना, कैसे निकलेगा, एनीवन हैव एनी क्लू? फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, Q इज इक्वल टू, ये पूरा कैपेसिटर वाला फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसके लिए। Q इज इक्वल टू सी वी, और सो V इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन C। हमें निकालना है क्या, dV बाई dt, इधर भी कर देंगे d बाई डी टी ऑफ क्या, Q अपॉन C। तो C तो कांस्टेंट होता है, 1 बाई सी निकल जाएगा, dq बाई, तो C यहां से निकालोगे, dq बाई dt तो दिया हुआ है, dq बाई dt ही तो करंट हो गया ना, 1 बाई सी इंटू क्या, चार्जिंग करंट, तो 0.15 बाई सी हो गया। C ऊपर से जो निकालोगे वो वैल्यू पुट कर दोगे। हैं? अरे बाबा करो ना क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन होगा नहीं बुक में, क्वेश्चन लिख लो। मॉड्यूल में भी नहीं है, इंसिडेंट भी है, अरे इसी का है, सॉरी यार, बुक का ही है, छोड़ दो, बुक का ही क्वेश्चन, मुझे लगा नहीं इसके अलावा दूसरा वाला क्वेश्चन होगा, तब वो ये बुक का ही है, मत लिखो फिर, तो सॉल्व करो इसको। अगला कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, obtain the displacement current across the plates ID, तो IC के बराबर ही होगा। चलो वो भी खेल खत्म। अगला, इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, बताइए। लास्ट वाला तुम लोगों पे छोड़ता हूं मैं, यहां तक नोट कर लो जो किया है। ठीक है चलो यहां तक रहने देता हूं, और भी 2-3 क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं।